अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल अब हम केवल 3 चैप्टर से रह रहे हैं। ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी केवल 3 चैप्टर रह रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, फिर फिजिकल में कोलाइड बच रहा है और सबसे लास्ट एक सोप एंड डिटर्जेंट बच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे कि इस महीने तक एक आध चैप्टर रह जाए जो इजी वाला, अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि 90% या 95% तक जो है कि केमिस्ट्री फिनिश्ड कर दिया जाए। और फिजिक्स पर भी बहुत सारा वर्कआउट करना है, काम करना है, राइट। तो इसके लिए भी काम आपके लिए चल रहा है। देखिए अभी क्या है, एक यूट्यूबर होता है, एक यूट्यूबर वो होता है जिसको केवल वीडियो डालने से मतलब होता है, यानी कि अब उसको सिलेबस पूरा करवाना, ये करवाना, सब्सक्रिप्शन होगा या कुछ ऐसा होगा, चार्ज लेता तब वो करता है। अदरवाइज कभी डाल दिया रेंडमली, कभी ये डाल दिया, कभी वो डाल दिया। बट आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जिस तरीके से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये सोच कर चल ही नहीं रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि रियलिटी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे पढ़ रहे हैं, और आपका जो पेपर अक्टूबर में है उससे पहले आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाना है। ना केवल कंप्लीट करवाना है, जितनी मेरी कोशिश होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। बट अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको कि सर ने बोला है ये करवाएंगे तो हम इन्हीं के भरोसे रहेंगे, नहीं। आपको खुद से भी अपना प्रयत्न करते रहना है। चलिए समय ना आगे गवाते हुए हम आते हैं चैप्टर 20 पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड 2 पे हम लोग बात करते हैं। ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड 1 है वो आपका टीएमए का चैप्टर था, जिसका मैंने एक पार्ट बनाया भी था, बट वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे वो जानकारी नहीं थी। बट इस वाले चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपने देखा था कि ग्रुप 13 से लेकर आगे ग्रुप 18 तक हमें पढ़ना था, राइट। अब ग्रुप 13 से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से क्या क्या था ग्रुप 13 से, सबसे पहले कौन सा फैमिली था, तो इस तरीके से ये बोरोन फैमिली था, फिर कार्बन फैमिली था, फिर नाइट्रोजन फैमिली था। ये 3 फैमिली के बारे में पार्ट 1 में था। नाइट्रोजन के बाद आप जैसे आएंगे ऑक्सीजन फैमिली, तो जब आप आएंगे ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन फैमिली पाएंगे तो ऑक्सीजन वाले के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, ओ सलमा सीलो टेढ़ी पॉकेट, ऐसा कुछ ट्रिक होता है। ये ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो विशेष रूप से आपको जो पढ़ना होता है किसी भी ग्रुप में, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके डिटेल आपके बुक में दिया जाता है, उसके नीचे वाले का फिर कोई एक आगे का कुछ है ही नहीं, नामो निशान। ठीक उसी तरीके से जब आप आएंगे उसमें हैलोजन वाले पार्ट में आएंगे, तो हैलोजन वाले में क्या आ जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल क्लोरीन, आई आयोडीन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बाहर मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन, फिर कल बाहर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये वाला हो गया, हैलोजन वाला आपका हो गया। तो इन दोनों में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में एक बार जान लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हमारा होता है उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि यदि आप इसको KLM में ब्रेक करेंगे तो टूटेगा 2 और 6 में, यानी K सेल और ये L सेल। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 4 हो गया, अब 2p, तो 4 हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या रह सकता है, देखिए ध्यान से, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 6 तक रह सकता है यहाँ पर, यानी 2p4 ऐसा हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा था, यानी p में कितने हो सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 तक जा सकता है, क्योंकि क्या होता है इस तरीके से ये 3 बॉक्स होता है यहाँ पे। अब यहाँ जो 2s2 है तो यहाँ पर फिर आगे 2s2 हो गया, 2p4 हो गया। तो इस तरीके से इसको हमने देखा। उसी तरीके से सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फर आता है 16 नंबर पे बच्चों, और इसका जो अगर आप लिखेंगे KLM में ब्रेक करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका। उसके अलावा आगे जाएंगे तो 8 हो गया आपका, समझ में आ रहा है, 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। उसके बाद बचता है फिर 6,
यानी कि आप देखेंगे कि जो LMM में आएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी एक सिमिलैरिटी मिल जाती है आपको जब एक ग्रुप में आते हैं। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 कंप्लीट ले लेगा, ये 10 कंप्लीट हो गया है। फिर अगेन स्टार्ट होगा, यहाँ 3s से स्टार्ट होगा, 3s 3p ऐसा स्टार्ट होगा, 3d तक जाएगा। तो 3s2 हो गया आपका यहाँ पे, और उसके बाद कितना 12 और 3p 16 है ना, तो 3p4 दिख रहा है आपको। तो आप देखेंगे एक चीज ध्यान से, वो आपको ये चीज ये दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर है 2s2 2p4 और यहाँ है 3s2 3p4। अगर इसके नीचे वाले पे आएंगे तो वहाँ 4s2 4p4 आपको मिलेंगे। तो ये चीजें हैं। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो ये इनर्टनेस होता है, यानी ये वाला सील्डिंग को क्या कर देता है, सील्ड करने का काम करता है। ये सारी चीजें जो है हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपका चैप्टर कौन सा हो गया 18, चैप्टर 18 में डिटेल पढ़ा है, लिंक आपका मतलब दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं इसमें। चलिए हम अपना आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं थोड़ा सा। सो हम आते हैं आपके टॉपिक पे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर दिया। साथ में देखिए आपके सिलेबस में ना कुछ चीजें दिया है, उससे पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पर देखिए 2p4 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये होता है px, ये होता है p और ये होता है pz। वैसे ही इसका यदि आप बनाएंगे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये होता है px, ये होता है p और ये होता है pz। तो जब इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहता है, पहले सिंगल सिंगल आप डालो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा है तो यहाँ से डालो। तो ये वाला आपका कहानी बन गया। यहाँ पर भी सेम केस, पहले सिंगल सिंगल आप डालो, फिर बच गया तो यहाँ पर डालो। तो यहाँ एक तरीके से आप इस चीज को, यानी ये जो 2p4 है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2px। अब 2px में कितना है, 2px2 हो गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो गया, 2px2 हो गया, 2p/1 और 2pz1, यानी इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक वैसे ही 3p4 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पर आप लिखेंगे 3px2 फिर 3p/1 और 3pz1। ये तो एक डिटेल लिख देना, या तो ये तीनों के बदले एक ही लिख दो 2p4 या 3p4, या तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। साथ में आप देखेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है, ये डाया एटॉमिक होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के O2 के फॉर्मेट में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है इसके पीछे वजह, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा आखिर होता क्यों है कि कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकेले नहीं होता। इवन नाइट्रोजन को आप देखेंगे वो भी N2 के रूप में होता है, हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है। तो ये जितने भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगर आप इस ऑक्सीजन पे आते हैं तो आप देखेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में, सबसे आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये बेचारा चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और मैं अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्टेबल हो जाऊं। यानी कि अभी ये अनस्टेबल चल रहा है, तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए ये O2 मॉलिक्यूल बनाता है। रीजन समझ में आ गया, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पर स्टेबल होने के लिए जो है ये इस तरह का O2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसको बोलते हैं O2 मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इसको, इस वाले को हम बोलते हैं एटम, ऑक्सीजन एटम बोलते हैं। जब अकेले होगा तो एटम बोलेंगे, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम O2 बोलेंगे, राइट। अब यहाँ से आगे थोड़ा और क्लियर समझते हैं इसके पीछे का कारण। देखो अगर ये वाला ऑक्सीजन है, देखो ये वाला ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 6, इसके पास 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देगा, कहेगा ये भाई चलो ना तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कहेगा ठीक है हम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर लेते हैं। तो बाकी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साइड में रख लेगा। ये देखिए बाकी का इलेक्ट्रॉन साइड में रख लेगा, ये भी बाकी का इलेक्ट्रॉन साइड में रख लेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों भाई जो है मिलजुल के रहेगा, यानी इसका 2 वाला ये ले लेगा, कहेगा ठीक है हम भी हो गए,
और फिर ये कहेगा कोई बात नहीं, जब तुम ले लिए तो ये कहेगा मेरा भी तुम लेके 8 पूरा कर लो, तो ये भी लेके 8 पूरा कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां भी डबल बॉन्ड बनता है वहां पर एक पाई बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा इसको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था और बताया था कि जब ऐसे ओवरलैपिंग होता है जो वर्टिकली होता है, जब केवल हल्का हल्का टच होता है तो उसको बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग, और जब यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग। तो पाई और सिग्मा में क्या फर्क होता है, यानी कि जब आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ये वाला देखिए, ये और फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये वाला इतनी ही बॉन्डिंग आ पाती है, इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड में ये देखिए ये इतना होता है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड होगा दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये इन्हीं में से तो बन रहा होगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका पी बाई और पी जेड, तो पी एक्स है, पी बाई है और पी जेड है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी एक्स वाला आपको दिख रहा है, जो पी एक्स वाला आपको दिख रहा है और इसका पी एक्स और इसका पी एक्स बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, और इसका पी बाई और इसका पी बाई बना लेगा पी जेड, यानी पाई बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे, यहाँ देखिए पी एक्स नहीं लेगा क्योंकि पी एक्स का तो ऑलरेडी भरा है, या भी पी एक्स भरा है, पी बाई पी जेड में काम होने वाला है। यानी कि इसमें जो एक बॉन्डिंग होने वाला है वो ऐसा बॉन्डिंग होने वाला, जो बॉन्डिंग आपको दिखाई देता है देखिए, ऐसा ऐसा फिर ऐसा और ये ऐसा। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन मैं ले लेता हूँ, मान लो पी बाई का लाइन ले लेता हूँ, ये वाला, ये क्या ले लेता हूँ, पी बाई का, ये है पी बाई का लाइन, और ये वाला जो मैं लाइन ले लेता हूँ मान लो पी जेड का ले लेता हूँ। तो अब इसका बगल वाला इसका भाई आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जब इसका बगल वाला आएगा तो यहाँ से एक तो ये ले लेगा इस तरीके से, और ऐसे ही करके जो है इसको और नजदीक ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से इसको कुछ इस तरह से, पिक्चर मेरा बन नहीं पा रहा, यहाँ जो एक कट होगा ये वाला जो कट होगा ऐसे कट होगा, ये बना देगा आपका पाई बॉन्ड, ऊपर वाला ये बना देगा पाई बॉन्ड, और ये जो बीच में बन गया ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। यानी कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसे अगर हम लेंगे, ऐसे करके लेंगे, ये वाला जो इसका टच कर रहा है ये पाई बॉन्ड आ गया, और ये जो ऐसे आ रहा है वो सिग्मा बॉन्ड आ गया। खैर एनीवे, तो पाई बॉन्ड का सारा चीज हो गया। सल्फर की जब हम बात करते हैं तो सल्फर जो होता है वो S8 के फॉर्म में पाया जाता है, और कमजोर वंडरवॉल्स फोर्स होता है इसमें। देखिए एक सवाल ये भी आता है कि ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में क्यों होता है, O2 गैसियस फॉर्म में क्यों होता है। तो गैसियस फॉर्म में होने के पीछे ये भी एक वजह है कि इसका जो है वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं, इसलिए ये क्या होता है, किस तरह का दिखता है, एक गैसियस फॉर्म में होता है। सल्फर किस फॉर्म में होता है, तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सल्फर, S8। तो S8 का मतलब क्या हो गया, S8 यानी 8 सल्फर एटम मिलके जो है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये जो तैयार होता है मॉलिक्यूल वो किस तरीके से होता है तो देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये S है यहाँ पे, अब यहाँ से इस तरह से क्रॉन शेप का जाता है ये, फिर इस तरह से यहाँ पर भी एक सल्फर हो गया, फिर यहाँ भी सल्फर हो गया, फिर इस तरह से यहाँ सल्फर हो गया, फिर यहाँ सल्फर हो गया। समझ में आ रहा है, फिर यहाँ पर ये आता है ये सल्फर, फिर यहाँ ये सल्फर, फिर यहाँ ये सल्फर, और फिर ये इससे कनेक्ट होता है। ये जो एंगल आपको दिखता है 105 डिग्री का होता है, तो ये क्रॉन शेप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके का शेप जो बनाता है वो S8 बनाता है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम लोग जरा बात कर लेते हैं, आगे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, और स्क्रीन पे आपको वो दिखते जाएंगे और ये चीज़ें आपको समझते जाना है। तो आइए स्क्रीन पर दिखाया जाए बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स तो हम बोलते हैं द बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे डेट इज कॉल्ड, उसका हम बोलेंगे ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक, आर कॉल्ड ऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिड बेसिक कैरेक्टर। देखिए डिपेंड करता है कि एसिडिक कैरेक्टर है या वो बेसिक कैरेक्टर है।
द ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड की तरह बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहां पर जो है सबसे पहले आपको दिया है एसिडिक ऑक्साइड के बारे में दिया है। तो जब आप एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? जितने भी नॉन मेटल हैं, क्या ध्यान रखना है? जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड होंगे वो सब के सब एसिडिक होंगे। तो नॉन मेटल क्या क्या होता है सर? नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटालिक बोल सकते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये सब के सब एसिडिक होते हैं, सब के सब एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। अब इनके साथ ऑक्सीजन लगा दो, CO2, SO2, N2O5, P4O10, Cl2O7, ये सब के सब किस में है? किस नेचर में चले जाएंगे? एसिडिक नेचर में चले जाएंगे। ध्यान रहेगा आपको। इसके अलावा आप देखें कब एसिड बनाता है? तो जब आप किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हेलो, जब किसी भी आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ एक एसिड बना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं CO2 ले लूँ और H2O ले लूँ तो क्या बन गया? यहाँ पर H2CO3 बन गया, जिसको कार्बोनिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं और इसी को अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करते हैं जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होंगे, उल्टा कर देते हैं नॉन मेटल का, क्या हो जाएगा? जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होंगे, समझ में आ रहा है? जितने भी मेटल के मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो सब के सब किस नेचर के हो जाएंगे? तो वो सब के सब बेसिक नेचर का होगा। इसीलिए कभी कई बार कोई ततैया वगैरह काट लेता है तो कहते हैं लोहा रगड़ लो वहां पर। तो लोहा रगड़ने का मतलब आयरन है, आयरन एक मेटल है और चूंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन ने रिएक्शन तो करता ही है, वो हवा में रहता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है आयरन ऑक्साइड का। और वो कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। ततैया ने जो आपको काटा है उसका डंक में एसिड है और आप जानते हैं एसिड बेस मिलता है तो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे के इफेक्ट को। हालांकि उतना कारगर नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक रिलैक्स दे सकता है यहाँ पे। तो जितने भी मेटालिक के ऑक्साइड होंगे वो सब के सब बेसिक नेचर के होंगे। इवन आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो दरवाजा होता है उसकी चमक धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब चमक खत्म हो जाता है तो जो आपके जो हल्का सा काला काला हो जाता है एक्चुअली एक ऑक्साइड आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन ना घूमते रहता है हवा में से करके, इसे देखते रहता है ऐसा करके कि जहां मौका मिलता है वहां रिएक्शन करके उसको बर्बाद कर देता है। उधर से मान के लिए आप जो है एल्युमिनियम का खूब सुंदर सा दरवाजा चमकते हुए तुम लगाए, एल्युमिनियम एकदम हवा एकदम ऑक्सीजन घूम रहा था, बोला इतना रखा गया ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, तुम तो जाकर दोस्ती करेगा उसको और दोस्ती करके मिलना जुलना शुरू करेगा और मिलते 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 उसको टारगेट यही होगा कि बेटा तुमको ना तुमको कुरूप बना देंगे, बड़े सुंदर तुम दिख रहे हो। और वैसे करके एल्युमिनियम के साथ, लोहा के साथ, जिसके साथ सबके साथ रिएक्शन करके देखेंगे तांबा का बर्तन भी काला हो जाता है। सबको धीरे धीरे करके जो है ऐसा मीठा जहर देता है, उस पर एक लेयर बना देता है ऑक्सीजन इन मेटल का मेटालिक। जैसे कॉपर का ऑक्साइड का लेयर बन गया, काला हो गया। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का बन गया। तो ये जो है ऑक्सीजन है ना, ये इसे देखते रहता है कहाँ कहाँ करना है। एनीवे, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जितने भी बेसिक ऑक्साइड है, जैसे N2O सोडियम आपका मेटल हो गया ना, मैग्नीशियम मेटल हो गया, कैल्शियम मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया। तो इनका जो आप देखते हैं सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब के सब कैसे नेचर के होते हैं? ये सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं। और यदि आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली अल्कलाइन यानी कि एक बहुत बढ़िया आप देखेंगे बेस फॉर्मेट करके देंगे आपको। बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर है तो बेस बना देंगे। जैसे कि देखे दिख रहा होगा Na2O लिया, H2O के साथ क्या बन गया? NaOH बन गया। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेस है जी ये। अगला बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बच्चों ध्यान रखना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। कहता सम मेटालिक ऑक्साइड विच बिहेव बोथ एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। सर सुना सुना तो लग रहा है, आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हो। सुना सुना क्या लग रहा है आपको? कई बार ये रिपीट हो चुका है एम्फोटेरिक, ये पहली बार थोड़ी आ रहा है, मैंने खुद ही कई बार रिपीट किया आपके सिलेबस में। सो L2O3 एल्युमिनियम हो गया, जिंक आपका हो गया, ZnO हो गया,
PbO3 हो गया, SnO2 हो गया, ये सब के सब क्या हैं भाई? PbO हो गया, SnO2 हो गया, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, यानी कि दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका स्क्रीन पे आगे आपको दिखेगा, जैसे कि हमने ले लिया Al2O3। अब Al2O3 है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर Al2O3 बेसिक की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो Al2O3 चला जाएगा HCl के पास। अब बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना, बेस तो एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो जब Al2O3 जो बेसिक है एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा फॉर्मेट करेगा? सॉल्ट बनाएगा, AlCl3 प्लस 3H2O। वहीं अगर यही Al2O3 अगर एसिडिक की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हमें बेस के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaLO2 और साथ में H2O बन जाएगा। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ये एक्चुअली ये एक बार एसिड की तरह ट्रीट करेगा और एक बार ये बेस की तरह ट्रीट करेगा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। पूजा हो रही है इसलिए आपको घंटे की आवाज़ आ रही होगी, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, डी पार्ट में देखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो जब हम न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो एसिड भी होता है और वो ना एसिड होता है वो ना बेस होता है, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब हो गया कि द ऑक्साइड विच आर नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि CO आप ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO ले लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, या N2O ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब के सब होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया, यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम थोड़ा जानते हैं बच्चों ओजोन के बारे में जानते हैं। ये ओजोन क्या होता है? आपने सुना भी होगा, ओजोन का एक लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, यानी कि सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करता है, यानी वहाँ से फिल्टर हो जाता है। जो पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, जो हमारे स्किन पे पड़ जाते हैं, स्किन डैमेज हो सकता है, उसको वो फिल्टर कर देता है, उसको वहीं पर रोकता है। कहाँ जा रहा है तुम? बोलता है हम वो इंसानों के पास। क्यों जा रहा है इंसानों के पास? तो तुम नुकसान पहुंचाओगे, तो ये फिल्टर, वापस जाओ तुम, फिल्टर कर देता है। जैसे चाय छन्नी में आप चाय पीते हैं, जो चाय पत्ती होती है वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन इंसानों का लालच कह सकते हैं या बढ़ती हुई आबादी कह सकते हैं या जो भी आप कह सकते हैं, वॉट एवर, इतनी पॉल्यूशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ गया है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से जो ओजोन का लेयर है वो काफ़ी पतला हो गया है, अभी पतला हुआ है। यानी कि अगर यही कंटिन्यू ऐसे चलता रहा और अगर हल्का सा छेद पाने की संभावना आज से 30 साल पहले ही बताई गई थी, लेकिन अभी जहाँ तक पूरी तरीके से नहीं है, वरना अगर वो पूरी तरीके से छेद हो जाएगा, फिल्टर नहीं करेगा, तो आप जब धूप में निकलेंगे तो क्या होगा, पूरा स्किन जल जाएगा आपका। तो मैं भी देखिए कुछ कह नहीं सकते। किसी ने सोचा था क्या कि हम मास्क लगाकर घूमेंगे? किसी ने सोचा था क्या कि हमें रेगुलर मास्क लगाना पड़ेगा? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर ये पॉल्यूशन को नहीं रोका गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ये कहा जाएगा कि आप बिना एक स्पेशल सूट बनाया जाएगा, यही सूट पहन के आप धूप में निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो सूट पहन के धूप में निकल गए, ऐसे ही निकल गए, तो फिर आपका शरीर जल जाएगा या काला पड़ जाएगा या कुछ भी बर्न हो सकता है वहाँ पे। तो ये इंसानों को समझना चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि पिछले साल लॉकडाउन में ऐसा खबर आया था कि जब गाड़ी मोटर सारे बंद हो गए थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन में था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वो लेयर फिर से बन गया था। नहीं, पिछले 30 सालों में जितना डैमेज हुआ था वो कुछ ही महीनों में फिर से बन गया था ओजोन का लेयर। कहने को तो ये भी आ रहा था कि पंजाब से हिमालय दिख रहा है, ऐसा भी लोग बोल रहे थे। खैर, पॉल्यूशन काफ़ी साफ सुथरा हो गया था, लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही फिर से पॉल्यूशन आ गया। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3 होता है ओजोन का फार्मूला। और ये ओजोनोलिसिस वगैरह मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चचेरे मचेरे भाई की तरह हैं, यानी आपस में मिलने जुलने वाले टर्म आपको आएंगे, ठीक है यहाँ पे। और बहुत सारे टर्म एक दूसरे से रिपीट भी करेंगे। तो यहाँ पर आइए थोड़ा आगे इसको हम देखते हैं। तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाया जाए ओजोन के बारे में, तो ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय सीमेंस ओजोनाइजर। जैसे बनता कैसे? जैसे 3O2 आपने ले लिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब देते हैं तो ये बनाता है ओजोन, यानी O3 का फॉर्मेट करता है। बच्चों अगर आप डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, यानी व्हाट इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो डॉट स्ट्रक्चर देखिए, ओजोन ऐसे होता है, ये O होता है,
ये O होता है और ये O होता है। तो एक O की फितरत होती है। फितरत क्या होती है इसका कि डबल बॉन्ड बनाने का इसका एक नेचर होता है कि डबल बॉन्ड ही ये बनाएगा। तो यहां से ये तो डबल बॉन्ड बना लेता है, ये डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब होता है, अगेन आई रिपीट, यहाँ क्लियर आप कर लीजिए क्योंकि बार बार ये चीज आने वाला है, फिर अगर ये चीजें आप कहेंगे सर फिर समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये लिखा ऑक्सीजन, ये लिखा ऑक्सीजन, ये लिखा ऑक्सीजन, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर तो देखिए 1 2 इसके सामने दे दिया ये, तो ये 2 और ये इसका 6 हो गया ये, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, समझिए ध्यान से। उसी तरीके से ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है केवल और केवल डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, इससे ज़्यादा बॉन्डिंग ये नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये देखिए अपना ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, और आप जब इसका देखेंगे यहाँ पर तो ये भी ओवरऑल 6 2 8 से ये कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं ओजोन की, तो ओजोन में क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन कहेगा कि वाह बेटा तुम दोनों तो बढ़िया से मिल गए और मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे क्या तमाशा करने के लिए यहाँ पर लाए थे। तो बोलता काहे को गरमा रहे हो, मत गरम हो। ये जो इसका लोन पेयर है ना, एक आता ये तुमको हम दे देते हैं, तुम ले लो ना, ये वाला ले लो, तुम्हारा 8 हो जाएगा, हम तुमसे नहीं लेंगे, हम तुमसे नहीं लेंगे, तुम ही मेरा ले लो। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आता है, जहां एक लोन पेयर कंप्लीटली किसी को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जब किसी को देते हैं तो एरो में दिखाते हैं। तो इसलिए इसका ये फॉर्मेट बन जाता है। तो सिंपली आप इन सब को, ये लाइन वाइन को सब हटा देंगे, आप रेड लाइन हटा देंगे तो डॉट स्ट्रक्चर जो बचेगा उसी को डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल वी शेप में होता है, आपको ये लीनियर मैंने बना के दिखाया है, बट एक्चुअली किस शेप में होता है, वी शेप में होता है। और इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये इधर डबल बॉन्ड के साथ हो गया, और यहाँ पर ये जो है ये देखेंगे कोऑर्डिनेट के साथ है। तो इसका हम रिजोनेंस बता सकते हैं। रिजोनेंस का मतलब इसी के जैसा, अभी इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर ये कर देगा कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम कर देगा। इसी को रिजोनेंस भी कहते हैं। sp2 क्यों कहते हैं, sp2 करने के पीछे क्या कारण है, देखिए पहले ही हमने देखा था O और O के बीच में, देखिए ये क्या था, ये px के बीच में, सॉरी p बाई के बीच में लग रहा था, ये pz के बीच में था, ठीक। और ये वाला s में बन जाएगा, ये किस में बन जाएगा, s में बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं sp2, ये बन जाएगा sp2। जहां भी लोन पेयर होता है जनरली लोन पेयर जो है s में चला जाता है। आप ये कोई नई बात नहीं है, इसे कई बार पहले भी आया जहां लोन पेयर को एस में मतलब इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए बोलेंगे एक एस और यहाँ P2 P2, तो इसलिए इसका जो होता है sp2 होता है। ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस होता है, इट इज 10 टाइम्स सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। 10 गुना ज्यादा, ऑक्सीजन जितना वाटर में डिजोल्व होगा उससे 10 गुना ज्यादा ये डिजोल्व होता है वाटर में। समझ में आ रहा है आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जो ओजोन है वो डिकम्पोज होके ऑक्सीजन देता है, और ये ऑक्सीजन बहुत सारे रिएक्शंस में काम आते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में यूजफुल होते हैं। साथ में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है साहब, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना सुना सा लग रहा है, मैं फिर से कहूंगा, आप रिवीजन नहीं करते इसलिए आपको सुना सुना सा लगता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, हाँ सर याद आ गया, वही ना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद में रिडक्शन करवाता है, दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाता है। राइट, बिल्कुल सही, आपको याद आ गया, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा मतलब खुद में वो रिडक्शन नहीं करवाएगा, खुद में ऑक्सीडेशन करवाएगा। एजेंट हमेशा दूसरे का वो काम करवाता है, और दूसरे का जो काम वो करवाता है उसी को हम लोग उस एजेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो एजेंट के बिहाफ पर आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, ओजोन ऑक्साइड्स ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फेट। देखेंगे ध्यान से, ब्लैक लेड सल्फाइड, ब्लैक लेड सल्फाइड मतलब PbS होता है, PbS को बोलते हैं ब्लैक लेड सल्फाइड। और जो PbSO4 होता है उसको बोलते हैं लेड सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला रिडॉक्स हाफ दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, O3 जो है ब्रेक कर रहा है O2 में और O में। मैं क्या बोल रहा हूँ,
O3 किस में ब्रेक कर रहा है? O2 में और O में, यानी इसमें खुद ने अपने यहां से ऑक्सीजन को अलग किया है, खुद में ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ये रिडक्शन करवा रहा है। ये उसके नीचे आप देखेंगे कि जो PbS है यानी कि लेड सल्फाइड है वो +4O है। खैर 4 तो वो बैलेंस करने के लिए होता है, प्लस ऑक्सीजन से इसने लिया है, तो ये नीचे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऊपर हो रहा है रिडक्शन। इन दोनों को भाई साहब मिला देंगे तो बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ऊपर 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि आप देखेंगे नीचे वाले में लेफ्ट साइड में 4O है रिएक्टेंट के साइड में, और ऊपर में देखेंगे राइट साइड में +O है, यानी पूरे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सारे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेफ्ट राइट रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 4O क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये 4O कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? PbS + 4O3 PbSO4 + 4O2। तो इसीलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि ओजोन क्या करता है? क्या करता है ओजोन यहां पर? ओजोन यहां पर जो है देख रहे हैं यहां पे क्या करता है? ब्लैक लेड सल्फाइड के साथ उसको व्हाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है यहां पे। सेकेंड पार्ट, O3 ऑक्सीडाइजेज मॉइस्ट सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन यहां पर ये O3 है, फिर से ये ब्रेक कर गया, O2 में ब्रेक कर गया और O में ब्रेक कर गया। अब देखिए ये कह रहा है मॉइस्ट सल्फर, तो एस ले लिया इसने, एस लेगा तो प्लस ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्ट है तो H2O भी लेना पड़ेगा और इतना ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ 4 आ जाएगा आपका, क्लियर हो गया। ऊपर में 4 है, H2SO4 नहीं 4 नहीं 3 आएगा। पूछिए 3 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट कर रहा है, मुझे भूल गया क्या? बोले अच्छा ठीक है, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बच गया जी? तो क्या बच गया? देखिए यहाँ एस बच गया, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3O2 बच गया, प्लस क्या बच गया? H2O बच गया है। एरो में इधर की साइड क्या बच गया? तो इधर की साइड में हो गया H2SO4, और प्लस क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3O2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मॉइस्ट सल्फर था उसको क्या कन्वर्ट कर दिया? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया इसने। थर्ड, O3 ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता। मैं आपको एक सलाह दूं, कॉपी पेन खोलकर इसको आप लिखना शुरू करो, कॉपी पेन खोलकर इसको लिखना शुरू करो, और इन रिएक्शंस को जब लिखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियरली समझ में आएगा आपको। खैर देखिए, अगेन O3 O2 और O में ब्रेक कर रहा है, नीचे है FeSO4, समझ में आ रहा है? उसको किसके साथ लिया हमने? H2SO4 ले लिया, एसिडिफाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो एसिडिफाइड मतलब उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, तो एसिड मिला दिया। अब ऑक्सीजन भी देंगे चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बन जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिक सल्फेट के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाला, O3 जो है ऑक्सीडाइजेज अस्टेनस क्लोराइड टू अस्टेनिक क्लोराइड। तो देख रहे ध्यान से, अस्टेनस क्लोराइड को अस्टेनिक क्लोराइड यानी O3 जो है, अगेन आप बनाएंगे तो वही बनेगा O3 और SnCl2 HCl ये सारे बन गया। और इन दिस रिएक्शन नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन टेल्स मरकरी। देखिए जनरली मरकरी की नेचर होता है, मरकरी का नेचर कैसा होता है कि जब आप थर्मामीटर वगैरह में लेते हैं मरकरी को, तो सवाल पूछा जाता है मरकरी को ही क्यों लिया जाता है? तो मरकरी जो है चिपकता नहीं है ग्लास वगैरह पे, स्टिक नहीं होता है, लेकिन जब आप डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि जब आप ओजोन से एक्सपोज कर देते हैं, उसमें ओजोन मिला देते हैं, तो वहाँ से मरकरी का एक टेल की तरह, पूंछ की तरह या एक लाइन की तरह, ट्रेल एक लाइन की तरह इस तरीके से मरकरी पे इस तरह से एक निशान सा आ जाता है ग्लास पे मरकरी का। तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं इसको भाई, ये एक मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ओजोन टेल्स मरकरी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, राइट। यानी Hg इसकी वजह क्यों होता है? क्योंकि जो Hg है वो O3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, और O3 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर मर्क्यूरस ऑक्साइड बना लेता है, और वही सरफेस को अफेक्ट करता है। अगर आपको इस गंदगी को या इस लाइन को हटाना है, तो आपको किसी भी वॉशिंग मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ आप यहाँ इस तरीके से ऐसे करेंगे, हटाएंगे तो आराम से हट जाएगा वो, ठीक है, वहाँ से हट जाएगा।
चलिए, ओजोनाइड फॉर्मेशन जिसे ओजोनोलिसिस भी हम लोग कहते हैं, और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे कि ओजोनोलिसिस हमने पढ़ाया था। ओजोनोलिसिस में क्या था, तो ओजोनोलिसिस में आपने पढ़ा था कि जो ओजोनाइड होता है कोई भी, उससे हम लोग डबल बॉन्ड बनाते हैं, या डबल बॉन्ड वाला, यानी कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें और यहाँ ओजोन से रिएक्शन करवा दें, तो ये वाला क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये तीनों ही इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये CH2, ये CH2। अब ध्यान से देखिएगा, ये केवल बेचारा दो ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक इधर बना दिया, तो कहेगा तुम भी हमसे बना लो। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे ये एक और बना सकता है, तो कहेगा ये, और ये कहेगा ये, तो कहेगा कि हम, अब ये ऑक्सीजन कहेगा हम एक ही बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे, हमें 2 बॉन्ड बनाना है, तो ये भी बना देगा ये। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा बन जाता है। इसी का जो आप ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये वाला हिस्सा इधर ब्रेक हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर ब्रेक हो जाएगा, यानी आप देखेंगे H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब यहाँ प्लस H2O करेंगे तब ये वाली कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, यानी कि ये वाला हिस्सा मिलता है, CH2O बन जाता है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं HCHO, यानी कि H, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और ये H बन गया यहाँ पे, यही बन गया ना ये, तो ये इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। द टेक्निक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस हेल्प इन लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से हम पोजीशन भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ये था, उससे ये बना, फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको सीधा हमने इस चीज़ को किस में बदल दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ तो ये एल्कीन था, ये क्या था, कहाँ तो ये एल्कीन था, इसको बदल दिया हमने एल्डिहाइड में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ओजोनोलिसिस या ओजोन के जरिए हम एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। खैर, आगे हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ ओजोन। तो ओजोन इज यूज्ड in the purification of water because it is powerful germicide. Second, to purify air in tunnels, है ना, टनल्स में या कुओं में या सिनेमा हॉल में जहाँ एयर की पॉल्यूशन होता है वहाँ सफाई करने के लिए होता है, प्योरीफाई करता है। इन रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल को रिफाइन करने में होता है। एंड टू ब्लीच वैक्सेस शुगर स्टार्च एंड फ्लोर इन ड्राई स्टेट, अगर सूखे हैं ये तो इनमें हम ब्लीच भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनका यूज वगैरह है। चलिए, यहाँ तक हमने चीज़ें पढ़ लिया, यानी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हमें पढ़नी थी वहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो है आपको सल्फर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्योंकि देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीजन पढ़ लिया आपने, तो ऑक्सीजन फैमिली में पहला एलिमेंट तो ऑक्सीजन ही था, उसके नीचे दूसरा एलिमेंट है सल्फर, कहते हैं ना ओ सल्मा सीलो टेढ़ी पॉकेट, ये पूरा लाइन आता है यहाँ पर। ओ से ऑक्सीजन, सल्मा से सल्फर, है ना, सिलिकॉन, इस तरह से आगे बढ़ता है। सिलिकॉन नहीं होगा वो, सिलिकॉन नहीं है वो। तो ओ सल्मा सीलो टेढ़ी पॉकेट से हम आगे बात करते हैं। तो हम आते हैं सल्फर पे आते हैं। तो सल्फर में सबसे पहला जो कंपाउंड बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत फेमस कंपाउंड, वो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्क्रीन पे दिखाया जाए बच्चों को, ये आप देखिए आ गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। ध्यान रहेगा आपको, ये सारे केमिकल्स का किंग है, यानी कि ये एक ऐसा हस्ती है, एक ऐसा नाम है जिसके बिना अगर किसी भी लैब में कुछ हो या ना हो H2SO4 जरूर आपको दिखेगा। तो H2SO4 इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल केमिकल्स बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, पेंट्स and pigments, plastics, fibers and large number of other inorganic and organic compounds. Sulfuric acid is manufactured by lead chamber process and contact process. तो दो तरीके के प्रोसेस है, एक लेड चैम्बर प्रोसेस होता है और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। इन दो प्रोसेस से जो है सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब कुछ स्टेप आपको दिया गया, टोटल 5 स्टेप आपको दिखाए जाएंगे अभी स्क्रीन पे, और ये जो 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप में हम आखिरी में H2SO4 का फॉर्मेशन कर देंगे। पहला स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करना होता है आपको कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है, और आपको यहाँ लेना होता है आयरन पाइराइट, उसको भी ऑक्सीजन के साथ आपको क्या करना होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना होता है।
तो सल्फर और क्या लिखा है, आयरन पाइराइड्स, ये दो चीज आपके पास होना चाहिए। तो सल्फर जब रिएक्ट करेगा तो SO2 बना देगा, और आयरन पाइराइड का फॉर्मूला होता है Fe2, ये जब रिएक्ट कर देगा तो बना देगा Fe2O3, और ये बना देगा SO2, फिर से SO2 बन जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ डस्ट एंड अदर इंप्यूरिटीज लाइक आर्सेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम SO2 गैस। SO2 गैस में कुछ आर्सेनिक या कुछ अलग डस्ट पार्टिकल भी होंगे, सबसे पहले उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। फिर जो SO2 आपका बचा हुआ है, इस SO2 को हम कन्वर्ट करेंगे SO3 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ प्यूरिफाइड SO2 इनटू SO3 बाय हीटिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज कैटलिस्ट के रूप में V2O5 को ले लेंगे, केल्विन में टेम्परेचर लेंगे 720 केल्विन, और प्रेशर हम 2 atm लेंगे, नहीं हमने प्रेशर को बढ़ा दिया है, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हमने 2 atm प्रेशर ले लिया। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो SO3 का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद SO3 को अगेन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ओलियम बनाएंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है ओलियम का। ओलियम का फार्मूला होता है H2H2O7, ठीक है, क्या होता है H2H2O7, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव्स वाले पूछे जा सकते हैं। तो ओलियम आपको ध्यान रखना है, बाई एब्जॉर्बिंग SO3 इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो SO3 जब H2SO4 से मिलता है, दोनों ही मिल जाते हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ओलियम का फॉर्मेशन होता है, यानी H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया आपको, और यही तो हमें बनाना था। नहीं अभी ओलियम तो अभी ओलियम बना है, उसके बाद ओलियम को वाटर के साथ रिएक्ट आप करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। नहीं अगर मोटा मोटी समझे तो हमें रॉ मटेरियल में सल्फर चाहिए और रॉ मटेरियल में आयरन पाइराइड्स चाहिए, यहाँ से आपका कैटलिस्ट में V2O5 चाहिए और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए, कैटलिस्ट मिला लेंगे 4 चीज़ चाहिए। इनसे आप बड़े आराम से इन 5 स्टेप से बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, while preparing dilute H2SO4 concentrated sulfuric acid slowly added to water। आपको बड़ा ध्यान रखना है, समझना है आपको। यहाँ पे होता क्या है कि मान के चलिए कि हम एक बीकर लेते हैं और दो ऑप्शन देता हूं मैं, एक ये बीकर है, इस बीकर में एसिड है यानी H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड है यानी गाढ़ा है पूरा, ये ऑप्शन है यानी इसमें हम पानी मिला रहे हैं, H2O मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा मैं आपको देता हूँ कि ये वाला जो है, इसके अंदर हम वाटर ले लिया हमने, H2O मॉलिक्यूल ले लिया है, और इसके अंदर हम मिला रहे हैं H2SO4। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, मतलब पहला वाला तरीका सही है, या दूसरा वाला तरीका सही है? तो आपका माइंड क्या कहेगा? देखिए अगर पहले वाले तरीके में आप काम करेंगे तो पहले वाले तरीके में क्या होगा, जब ये जंप करेगा तो यहाँ से क्या जंप करेगा, यहाँ से क्या जंप करेगा, एसिड जंप करेगा, और ये एसिड आपके हाथ पांव पे जाके जलन पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी एसिड को पानी मिलाएंगे तो यहाँ जो जंप करेगा ये H2O जंप करेगा, जो आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए, वाटर में हमें एसिडिक को मिक्स करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आ जाता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉपलेट होता है वो आपकी स्किन पे आके आपको हार्म कर सकता है या जला सकता है, राइट। यहाँ तक चीज़ें हमने सीख लिया। आगे हम जरा बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए केमिस्ट्री में तो ही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं H2SO4 का। एक तो ये डाइबेसिक एसिड होता है, यानी कि ये रिएक्ट करता है अल्कलाइंस टू फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। देखिए कोई भी अल्कलाइन से, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कर लिया H2SO4 तो ये बना दिया NaSSO4, या कई बार ये Na2SO4 भी बनाता है। तो ये जो सॉल्ट बना रहा है ये एसिडिक सॉल्ट होता है, यानी एसिडिक सॉल्ट इसलिए बोलते हैं, इसमें जो है एसिडिक pH आप बात करते हैं तो जब आप कोई भी एसिड और बेस लेते हैं और एसिड बी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेते हैं, मान के चलिए लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट के नाम से फिर जानेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट इसका प्रभाव है सॉल्ट के ऊपर भी रहने वाला है। और बी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगेन खुद में रिडक्शन करवा देगा ये, और दूसरे में क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा ये।
सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि आप देखेंगे H2SO4 है तो ये क्या कर देगा, आप देखेंगे खुद H2SO4 H2 2H+, यानी कि ऐसा H2SO4 किसमें ब्रेक कर जाएगा, H2SO4 आप ब्रेक करेंगे तो H+ और क्या होता है SO4 2-, तो ये SO4 2- मेटल को दे देगा, यानी साथ में ऑक्सीजन भी तो दे रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी H2 बाहर निकल जाएगा। Zn ले लिया H2SO4, यहाँ पर प्लस H2 बाहर निकल गया, ZnSO4 बन गया। कॉपर में लेंगे तो कॉपर के साथ बन जाएगा, 2H2 प्लस SO2 बन रहा है यहाँ पे कॉपर के केस में। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ भी ऑक्सीडेशन करता है, जैसे कि आप फिर से देखेंगे दो तरह का, एक आपको रिडॉक्स हाफ रिएक्शन एंड दूसरा रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले H2SO4 क्या करेगा, खुद में रिडक्शन करवाएगा। तो सर खुद में रिडक्शन कैसे करवाता है ये, तो खुद में रिडक्शन करवाने के लिए ये क्या करेगा, ये बट जाएगा। कैसे बट जाएगा, तो ये बट जाएगा, देखिए ये है H2SO4 है, H2SO4 ये किस में बट रहा है, ये बट रहा है आपका H2O SO2 और O, किस में बट रहा है, H2O SO2 और O में ब्रेक कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कर दिया खुद में रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन को कर दिया साइड। अब उसके बाद नीचे मान के चलिए ले लेते हैं कार्बन, ये ऑक्सीजन ये इस्तेमाल कर ले, या कहीं से ऑक्सीजन आप दे दीजिए इसको, और ये बना दिया CO2, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऐसा हम करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आप देखेंगे आपका लिखा हुआ है C प्लस H2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस SO2। इसी तरीके से ये सल्फर के साथ भी करेगा और कुछ सल्फर का आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के साथ कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, तो इट ऑक्सीडाइजेज H2S टू सल्फर। अब कैसे करता है जी, तो H2SO4 जो है वो अगेन इसी तरीके से ब्रेक कर गया, H2S आपने लिया, ऑक्सीजन आपने दिया, ये चाहता है दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन हो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो बना दिया H2 और S, यहाँ पर O से वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया आप उसको लिख लीजिए। इसी तरीके से ये HBr के साथ करता है, जो रिजल्ट आपके सामने लिखा गया है। C डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग। मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन हो गया शरीर में, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया, या गर्मी में पसीना बहुत निकल गया, पानी नहीं मिला, शरीर से वाटर निकल गया, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसी से बना डिहाइड्रेटिंग। तो जब CuSO4.5H2O लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से मिलाता है तो क्या बनता है, CuSO4 प्लस 5H2O। तो ये आप देखने को आपको मिलता है कि यहाँ H2O अलग कर दिया है। इसी तरीके से सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11, इसमें से भी ये 11 H2O को हटा देता है और 12 कार्बन अलग कर देता है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरी जानकारी लिया, किसकी जानकारी लिया हमने, तो पूरा हमने सीखा किसके बारे में, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। पूरा तो सीखा नहीं, ओ सल्मा यानी ओ ऑक्सीजन और सल्फर, बस दो के बारे में पढ़ना है। अगला जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि जो आपका हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इनके बनने वाले कुछ और कैसे हाइलाइट्स बनते हैं वो पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इनके कंपाउंड जो यूजफुल होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका यूज पढ़ेंगे। यही सब तो पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और हमारा जो मेहनत है, हमारा जो प्रयास है वो आपके लिए सार्थक होगा, यानी आपके लिए यूजफुल होगा। और इसी के साथ हमारा और आपका ये जो अटूट विश्वास है ये कभी टूटे ना, हमेशा बना रहे। और आपका जो पेपर है, जो भी पेपर है आपका अक्टूबर में, उसके लिए बेस्ट विशेष, पूरे जितना भी बेस्ट विशेष लेना चाहते हैं वो पूरा बेस्ट विशेष हमारी तरफ से है। आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर से पास करें, क्योंकि जिस पर्पस से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पर्पस क्या है, आखिर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और रिजल्ट अच्छा तब आता है बच्चों
जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, कुछ दिन कहना गलत होगा, 2-3 महीने पहले कम से कम, वैसे तो आपके लिए कहा जाता है 4 महीने 5 महीने पहले से प्रिपरेशन, 1 साल की तैयारी होती है ये। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो NIS का पेपर है उसमें या सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों को मिला दिया। जहां CBSE इसके लिए 2 साल का टाइम देता है पढ़ने के लिए, वही NIOS आपको केवल और केवल 1 साल का टाइम देता है। उसमें भी फॉर्म वॉर्म भरते उड़ते, आलस करते भरते आपका कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ टाइम तो आपका वैसे भी निकल जाता है। तो कुछ टाइम आपके पास बचता है, 3-4 महीने की टाइमिंग बचती है। अभी तो देखा जाए तो आपके पास लगभग 2 महीने की टाइमिंग है, 1.5-2 महीने की टाइमिंग है। इसी टाइम में आपको पूरा कवर करना होता है। और कुछ बच्चे तो अभी भी सो रहे होंगे मस्त, एकदम उठेंगे एग्जाम से 1 महीना पहले, सितंबर में एकदम उठेंगे बढ़िया से, एकदम से कुंभकर्ण की तरह, और उसके बाद कहेंगे हाँ अब पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा। फिर कहेंगे, और फिर कहेंगे ये है, फिर कहेंगे इंपॉर्टेंट चाहिए सर, वो बताइए जो एग्जाम में आने वाला, इंपॉर्टेंट बताइए। फिर वही वाली बात आ जाती है, रिस्क लेकर चले जाते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रिपीट करते हैं, लेकिन वो केवल पास करने के लिए, यानी किसी तरीके से पास कर जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, यानी कि केवल पास करना आपका उद्देश्य नहीं है, आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ताकि लाइफ में, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाला है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ के जाओगे सब कुछ तो करके आओगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाओगे कुछ कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं। राइट? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और लास्ट में, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में आके आप अपने जो भी चीज़ हमसे बात करना चाहते हैं, या आपको डाउट है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको जाननी है, तो आप कमेंट में आकर बता सकते हैं। या आपको बहुत अच्छा लगा, आप हमें एनहेंस करना चाहते हैं, या आप हमें मोटिवेशन और हमारा हाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इससे हमारी एनर्जी और हाई हो जाती है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आता है। फिर तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।